स्टूडेंट नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस करवाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास है वो हम कैसे पता कर सकते हैं वो जीवित है या अजीवित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है ये, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका आंसर हम चैप्टर में जानेंगे। तो अगर हम देखें ह्यूमन बींग में, तो ह्यूमन बींग में हम कैसे पता कर सकते हैं वो ज़िंदा है या नहीं। तो उसमें हमें पता चलेगा ब्रीथिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो अब यहाँ पे अब बात आती है प्लांट की। व्हाट अबाउट प्लांट। ह्यूमन में तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे ब्रीथिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ ह्यूमन बींग जिंदा है। प्लांट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, दे आर अलाइव और नॉट। तो इसमें हम हमारे आसपास देखते हैं, अगर कोई भी पेड़ पौधा है, अगर वो हमें दिख रहा है हरा भरा है, अच्छे से रेस्पिरेशन फ्रूट वगैरह दे रहा है, तो वो जिंदा है। कोई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन के सिवाय कुछ और होता है, तो उससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो ज़िंदा है या नहीं। तो इन सब का हम लोग क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग आगे। देन यहाँ पे देखिए, मूवमेंट और वेरी स्मॉल स्केल विल बी इंडिविजिबल टू बी नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ में मूवमेंट अगर हम देखते हैं, मीन्स अगर हम लोग प्लांट को छोड़ के ह्यूमन बींग और एनिमल का बात करें, तो मूवमेंट हमें बताता है कि हाँ अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो उनमें लाइफ है, वो ज़िंदा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स के बारे में भी हमें जानना है। तो उससे पहले देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो इस चैप्टर में हमें इसका भी जवाब मिलेगा, व्हाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, क्यों चाहिए हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे आप सब मार्क कर लीजिए। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, since all these structures are made up of molecule, they must move मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है लिविंग क्रिएचर्स रिपेयर होते हैं और मेंटेन करते हैं अपने लाइफ स्ट्रक्चर को। मीन्स हम में ही ले लीजिए, अगर हमारा कहीं पे स्किन कट जाता है तो वो खुद ही रिपेयर हो जाता है, वापस वहाँ पे न्यू स्किन आ जाता है। तो वही है कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो अब जानेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर हमें बनते कहाँ से, मिलते कहाँ से हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस का प्रोसेस क्या है, पूरा हम सब जानेंगे। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस इस पे। द मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो यहाँ पे दिया है कि मेंटेनेंस का जो हमारा फंक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता रहता है। अगर हम सब बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं भी कर रहे, फिर भी हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। देन जैसे कि देखिए, अगर हम लोग सोए हुए हैं तब भी हमारा जो मॉलिक्यूलर प्रोसेस है वो काम करता रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ जॉब हैज़ टू गो ऑन, वो चलता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म देयर मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। जो मेंटेनेंस जॉब लाइफ टुगेदर फॉर्म करता है उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी of living organism that are essential for life is life processes। means जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो हमारे अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, वो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। तो यहाँ पे मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनर्जी हमें आउटसाइड से मिलता है, हमारे बाहर से मिलता है, मीन्स जो फूड हम लोग खाते हैं। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू अ बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल
food to the inside a process commonly called nutrition। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ये हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का बात करें, क्योंकि हम सभी अपना खाना बाहर से लेते हैं। बिकॉज हम सब ये तो जानते हैं प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एक्सटर्नल का बात हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, मीन्स ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए हो रहा है। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या हो गया? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट वो है जो हम ऑर्गेनिज्म जो बाहर से ले और उसके बाद उस फूड का वो यूटिलाइज करे अपने बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी करता है, मैंने आपको बताया ही वेरी कर सकता है। एनवायरमेंट जस्ट कंट्रोल द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप द बॉडी। तो ये जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें किस लिए चाहिए होता है? ब्रोकन डाउन करने के लिए और अपने बॉडी को बिल्ट अप करने के लिए। तो जिसकी वजह से हम लोग अपने लाइफ स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज़ नेसेसरी। तो इसके लिए हमें अपने बॉडी में केमिकल रिएक्शन ज़रूरी है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द body is necessary. Oxidizing or reducing reaction are some of the most common chemical mean to break down molecule. ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शन तो आप सब जानते ही होंगे, क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। इस पे वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी में होता है जिससे ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल। मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन का सोर्स आउटसाइड द बॉडी से लेते हैं। अब आप पूछेंगे कौन है वो ऑर्गेनिज्म? तो वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और इवन प्लांट नहीं, प्लांट तो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो प्रोसेस है बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन लेने का, टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड और फॉर सेल्यूलर नीड, इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड सोर्स फॉर सेल्यूलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन हमें हेल्प करता है हमारे फूड सोर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। तो इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को एक टर्म दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एक्सक्रीट मतलब वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कहाँ से करे। बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में? बिकॉज जो पूरा इंटायर जो उनका सर्फेस होता है वो कॉन्टैक्ट में रहता है एनवायरनमेंट के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है, उससे कोई भी हम लोग रिक्वायरमेंट सेल का पूरा नहीं कर सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जानते हैं कि बहुत सारे उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में तो आइडिया है विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी और ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक
of food and the oxygen will also be the function of specialized tissue. तो ये तो हम सब पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो अपटेक ऑक्सीजन का और फूड का वो अलग अलग टिश्यू करते हैं, उसमें दो अलग अलग टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं. दिस possesses a problem since the food and oxygen are not taken up at the one time in the body of the organism. तो आप सब जानते होंगे अगर हम सब खाना खाते वक्त सांस नहीं ले पाते, ये लॉजिक है. क्योंकि अगर आप खाना खाते वक्त सांस लोगे तो हमारे विंड पाइप में फूड चला जाता है, तो हम लोग एक काम दो काम एक साथ नहीं कर सकते. हमारा बॉडी इस तरह से नहीं बना हुआ है. तो इसके लिए हमारे बॉडी में अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये दो काम अलग अलग होते हैं. दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इस बॉडी में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे कि खाना कैसे जाता है और एयर कैसे जाता है. कैरिंग फूड, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड. और देन वी रीड अबाउट हाउ डू वी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. अब हम लोग पढ़ेंगे when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but they even be harmful. तो यहाँ पे हम सब ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है और कार्बन सोर्स रहता है, ऑक्सीजन रहता है, वो सारे रिएक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट भी देते हैं. बट जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक बाई प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है. हमें बस मेन प्रोडक्ट से मतलब है जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हो. बट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं होता है, तो ये यूज़लेस है. तो इसके लिए भी हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मिनरल, और वी कांट टेल इट मिनरल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस. देन अब हम आगे बढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में अभी तक डाइजेशन की बात कर चुके हैं, रेस्पिरेशन की बात कर चुके हैं, एक्सक्रीशन की भी बात हो गई. तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जितना अभी आपको पढ़ना है. स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं for the excretion will be developed, which means for that the transportation system will needed to transport waste away from the cell to this excretory tissue, जिससे हमारे बॉडी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस एक्सक्रेटरी टिश्यू से बाहर आ जाएगा. तो इसके लिए भी अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. What criteria do we use to decide whether something is alive? What is outside raw material used for by an organism? What processes would you consider essential for maintaining life? I hope अगर आपने अच्छे से समझा हो मैंने क्या पढ़ाया है तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे. अगर आपसे नहीं हुआ डोंट वरी, मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बना दूंगी. पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बट एक बार ट्राई करिएगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के. एक बार वीडियो देख के अच्छे से ट्राई करिएगा. देन अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूट्रिशन की तरफ. तो मैंने आपको पहले भी न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बताया है. उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. तो जब भी हम वॉक करते हैं, चलते हैं या फिर बाइक साइकिल राइड करते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है. इवन व्हेन वी आर डूइंग are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. अगर हम कोई वर्क नहीं भी कर रहे होते फिर भी हमें एनर्जी चाहिए होता है अपने बॉडी के ऑर्डर को स्टेबल रखने के लिए. वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. हमें बाहर से भी मटेरियल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, और बाकी सारे सब्सटेंस जो बॉडी में चाहिए होते हैं. तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा? दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट. तो हमें ये सब कुछ फूड से प्रोवाइड होगा.
तो अब न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी लेता है और उसको फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, आप लिख सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यू। तो यहाँ पे ये हो गया, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी हमें फूड देता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, जो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब ये क्वेश्चन है कि लिविंग थिंग्स को उनका फूड कैसे मिलता है। तो देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, सोर्स ऑफ मीडियम फूड का दो, जो मीडियम होता है एक ऑटोट्रॉपिक होता है, एक हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, मीन्स जो अपना खाना खुद से बना सकें, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. तो यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आ जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेके उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके बाद उन्हें एनर्जी मिलता है ताकि वो अपने बॉडी के ग्रोथ में उसे यूटिलाइज कर सकें। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो भी खाना हम खाते हैं, वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, वो अलग अलग टुकड़ों में टूटता है, बहुत सिंपलर फॉर्म में वो आता है, तब जाके हम उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो इन सब में हमें क्या हेल्प करता है, ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटालिस्ट, वी यूज बायो कैटालिस्ट, जिसको हम सब एंजाइम कहते हैं। दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइव डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉप का मतलब हो गया जो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी, एनिमल एंड फंगी हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। देन हम सब बढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट जो वो सॉइल से लेती है, इन सबको मिला के वो अपना खाना बनाती है। तो यही एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक in substance from the outside and convert them into stored form of energy। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस है, photosynthesis is the process by which autotroph take up substance from outside and use them to the stored form। तो आउटसाइड से वो क्या क्या लेता है, एयर, वाटर, सॉइल से न्यूट्रिएंट, सनलाइट, मेन कंपोनेंट्स है प्लांट्स के लिए उनके खाना बनाने के लिए। तो ये हो गया ऑटोट्रॉप। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेते हैं। कार्बन डाइ आप सबको पता होगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। और हमारे में ये प्रोसेस उल्टा है, हम सब O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा हमारे लिए प्लांट बहुत यूज़फुल है, हमें उन्हें सेव करके रखना चाहिए। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ था कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट जो भी कार्बोहाइड्रेट और वाटर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं, उन्हें वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम करता है, ठीक है।
किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, लीव्स में पाया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसी चैप्टर में। ग्रीन पिगमेंट्स जो लीव्स में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह सेम वो प्लांट्स में भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन द कार्बोहाइड्रेट which are not used immediately are stored in the form of starch। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी अब तो बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्वायर टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो आप सब जानते होंगे, हमारे यहाँ अगर फास्टिंग की जाती है तो हम अगर एक दिन बिना खाए रहते हैं तो हमें वो फूड कहाँ से मिलता है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है एक दिन रहने के लिए। तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में कुछ रिजर्व फूड होते हैं वहाँ से मिलती है। उसी तरह प्लांट्स की बॉडी में भी कुछ रिजर्व फूड रहते हैं जहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। सेम आप यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। जो हम लोग फास्टिंग करने पे ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है। आगे इसी चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट पेज में ये दिया हुआ है। पहले यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, असम वॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, फूड भी ईट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के थ्रू स्टोर्ड होता है। ग्लाइकोजन हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें मिलता है ग्लूकोज से। ठीक है, अभी आपको नहीं पढ़ना है कि ग्लूकोज हमें कैसे देता है, बस आपको जानना है कि हमें ग्लूकोज से मिलता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट से। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बस यहाँ पे ये ग्लाइकोजन की बात थी तो मैंने आपको बता दी, वरना कन्फ्यूजन रहेगा ग्लाइकोजन हो आता कहाँ से। तो ये ह्यूमन बॉडी के बारे में था, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ग्लाइकोजन आता कहाँ से। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि CO2 और वाटर लेके प्लांट अपना खाना कैसे बनाती है। तो मैंने आपको भी पहले अभी जस्ट बताया, ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, ऑफ कोर्स मैंने बताया कि वो CO2 और वाटर लेती है, मीन्स प्लांट CO2 और वाटर लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो क्या बनाती है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ से आया, ये आया कार्बोहाइड्रेट से। तो अब यहाँ पे पता चल गया आपको ये फार्मूला, और ये C6H12 वो से ग्लूकोज का फार्मूला, इसे आप याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा और बायो में भी, और पढ़ना ही है आपको। तो इसका फार्मूला आप अच्छे से नोट डाउन करके समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। यह है फोटोसिंथेसिस का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला देखिए, 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो तो अपने खाने बनाने के लिए यूज़ करने वाली है प्लांट। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, 6 मोल ऑक्सीजन, ये ये आएगा बाहर, जिसे यूटिलाइज करेंगे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया कि प्लांट CO2 लेती है और O2 छोड़ती है। इस इक्वेशन से प्रूफ हो रहा है कि प्लांट CO2 ले रही है और O2 छोड़ रही है। ठीक है, ये इक्वेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप
अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देन अब आगे बढ़ते हैं। Let us now see what is actually happened during the process of photosynthesis. These following events occur during this process, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये तीन जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स तीन जो ये पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इन तीन पॉइंट्स को हम देखते हैं। एक मिनट। हाँ, देखिए पहला क्या है, प्लांट अब अपना खाना बनाएगी तो पहले क्या क्या एब्सॉर्ब करेगी। पहले तो उसे कुछ चाहिए होगा, जैसे हम ही खाते हैं तो हम पहले खाना लेते हैं, उसके बाद वो हमारे अंदर जाता है, मीन्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं हम अपने बॉडी में, उसको बताया मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन होता है। देन उसके बाद फिर जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मीन्स उस रिडक्शन मीन्स क्या, अगर मैंने बताया कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्लूकोज में चेंज करते हैं, तो वो एक तरह से रिडक्शन हो गया। मीन्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको रिड्यूस करके हमने ग्लूकोज बना लिया, तो वो हो गया हमारा रिडक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए पहला प्रोसेस है, मैं आपको बता रही हूँ प्लांट के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये है आपका पहला पॉइंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में पाया जाता है, वो नेक्टाइज से नहीं दिखता है, मीन्स ग्रीन कलर जो होता है लीफ का वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो लाइट एनर्जी जो वो एब्सॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आया है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब हमने एब्सॉर्ब किया लाइट एनर्जी को, उसको चेंज किया केमिकल एनर्जी में, और क्या किया, स्प्लिट किया किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। वी स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स हमारे पास क्या था, H2O था। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। H2O था, हमने इसे क्या किया, हाइड्रोजन H प्लस में थोड़ा और ऑक्सीजन O2 में थोड़ा। तो हमने क्या किया, कन्वर्स कर दिया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में पहले। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल हमें मिला था, जो वाटर प्लांट यूज़ करता है, उसे उसने H प्लस और O2 में स्प्लिट कर दिया। देन अब यहाँ पे आता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो प्लांट क्या क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। ये तीनों पॉइंट आपको सीरियल वाइज अच्छे से याद होने चाहिए। बोर्ड्स में आपके यूनिट टेस्ट में ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट्स। तो आप अच्छे से ये तीनों पॉइंट्स को समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए प्लांट पहले क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को थ्रू दी क्लोरोफिल, ठीक है। एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो लीफ में होता है, जिसकी वजह से लीफ ग्रीन दिखता है। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद कन्वर्जन किया लाइट एनर्जी को, उसने केमिकल एनर्जी में तोड़ दिया अपने फूड के लिए। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। देन रिडक्शन। रिडक्शन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक किया, क्योंकि प्लांट को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए होता है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बना लिया, जिससे उसे ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा CO2 था, इसका इसने ग्लूकोज बनाया, CO2 से क्या बना, ग्लूकोज बना। यहाँ से CO2 से ग्लूकोज बना, ठीक है। और ये जो H2O था, वहाँ से ऑक्सीजन O2 बाहर आया और यहाँ पे हाइड्रोजन आया।
तो आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा एब्सॉर्प्शन क्या था यहाँ पे, कन्वर्जन क्या हुआ और रिडक्शन क्या हुआ। तीनों पॉइंट सीरियल वाइज अच्छे से याद होने चाहिए, एब्सॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस स्टेप नीड नॉट बी टेकन प्लेस वन आफ्टर the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले ये लाइन ये बता रही है कि ये जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। इमीडिएटली मीन्स अगर अभी आप बोल रहे हो अगर एब्जॉर्प्शन हुआ तो तुरंत कन्वर्जन भी होना चाहिए, तुरंत रिडक्शन होकर वो तुरंत अपना खाना बना लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। जैसे देखिए डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट प्लांट में आप क्या देखोगे, डेजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एट नाइट, उसके बाद अपना इंटरमीडिएट प्रिपेयर करती है, देन ड्यूरिंग में वो क्या लेती है, सनलाइट लेती है, उसके बाद उसका फूड बन पाता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो देखिए डेजर्ट प्लांट क्या करता है, पहले रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद अपना इंटरमीडिएट प्रोसेस चालू रखता है, फिर जब दिन आता है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो इससे हमें पता चल गया कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। देन अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये सारे रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको करवा देती हूँ। दीज सेल्स डॉट आर सेल ऑर्गेनिज्म, हाँ देखिए यहाँ पे है कंटेन ग्रीन डॉट। ठीक है, आप देखना कभी भी कोई पत्ता लोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सामने से देखोगे तो ग्रीन डॉट मिलेगा। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो वो डॉट्स प्रोवाइड करता है और कलर भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट 1 और क्लोरोप्लास्ट 2 है, आपको अभी इस चैप्टर में इतना पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है, मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही जानिए। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो इसमें हम पता करेंगे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्पफुल है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कोई एक प्लांट लीजिए, ठीक है, पॉटेड प्लांट विथ वेरिएटेड लीफ, जिसमें बहुत सारे पत्ते हो, जैसे हम लोग मनी प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, मनी प्लांट लिए, देन वी केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। उसके बाद हम उसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, जिसकी वजह से, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया, हम जब भी मीन्स हम अगर फास्टिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होता है एज अ ग्लाइकोजन, हम उसे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे प्लांट में भी वैसे ही होता है, अगर कभी बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है और हम पेड़ को पानी नहीं देते तो ऐसा तो नहीं है वो तुरंत मर जाता है, वो कुछ दिन तक ज़िंदा रहता है, जब तक उसके उसमें स्टार्च रहेगा तब तक वो ज़िंदा रह लेता है। तो हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें पहले एक प्लांट लेना है, मनी प्लांट हमने ले लिया, उसके बाद हमें उसे डार्क रूम में 3 days के लिए रख देना है, ताकि वो जितना भी स्टार्च है, अब यहाँ पे अगर दिया हुआ है 3 days मीन्स वो 3 days में अपना स्टार्च यूटिलाइज कर लेगा फॉर हेल्दी प्लांट। 3 days में अपना स्टार्च यूटिलाइज कर लिया। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours। अब वही प्लांट को सनलाइट में रख दीजिए 6 घंटे के लिए। Pluck a leaf from the plant, mark the green area in it and track them on a sheet of paper। अब उसमें आपको जो ग्रीन पार्ट दिखेंगे उसको ट्रैक करिए, मीन्स पहले पत्ता को निकालिए, उसके बाद ग्रीन पार्ट्स में आप मार्क करिए, उसके बाद डिप द लीव इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद उबलते हुए पानी में उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन द बेकर कंटेनिंग अल्कोहल। देन उसके बाद पानी में बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल में रखिए। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द
water bath and heat till the alcohol begin in the alcohol begins to boil। और फिर उसके बाद जो ऊपर का बीकर आपने जिसमें अल्कोहल के साथ लीफ को डाल के रखा था उसको लीजिए, उसको हीट अप करिए, बॉईल करिए। उसके बाद फिर देखिए व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ। अब आप यहाँ से देखिए कि लीफ के कलर को क्या हुआ। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो अल्कोहल का सॉल्यूशन हमने लिया था उसका क्या हुआ। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। फॉर अ फ्यू मिनट टेक आउट द लीफ एंड राइज ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद लीफ को लीजिए और जितना भी आयोडीन सॉल्यूशन आपने डाला था उसको धो दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रैश थिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। अब उसके बाद हम लोग कलर को कंपेयर करेंगे, पहले कैसा था और बाद में कैसा था। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो हम लोग क्या कॉन्क्लूड करेंगे कि इसमें स्टार्च जो प्रेजेंट था वो कहाँ पे था, ये सब हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस एक्टिविटी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी बेकार में बस दे देता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस एक्टिविटी के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर भी मिलता है इसके बाद के टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। पहले हमें क्या करना है, एक प्लांट लेना है और उसके बाद उसको डार्क रूम में रख देना है जब तक वो स्टार्च यूटिलाइज करे। फिर धूप में रखना है 6 घंटे के लिए। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए बॉईल करना है। फिर अल्कोहल में रखना है। देन क्या करना है, हमें उसके बाद ऑब्ज़र्व करना है कि कलर क्या है लीफ का और सॉल्यूशन का। और इसमें ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें यहाँ पे किस में डिप किया था, आयोडीन सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमने जो स्टार्च के लिए टेस्ट किया था उसमें हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया था। तो हमने आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका आंसर भी होगा। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बोला है कि अब हम लोग कैसे स्टडी करेंगे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। तो आप सब ने क्लास 9th में स्टोमाटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, जिसमें टाइनी पोर्स होता है सर्फेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ gases एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। मैसिव amount of gases exchange take place in the stomata which is required for the process of photosynthesis। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा वो प्लांट का पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स में, तो वो है स्टोमाटा। अब यहाँ पे दिया बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट here that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी आपको क्या बताया कि जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा में होता है। बट यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो सरफेस ऑफ स्टम पे भी होता है, रूट में भी होता है और लीव्स में भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमाटा। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर यूज़ कर लेता है ये स्टोमाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर can also be lost through these stomata. The plant closes these pores when it does not needed carbon dioxide for photosynthesis। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब प्लांट अपने लिए क्या करेगा, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसे क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। तो प्लांट भी वही करना चाहता है। मान लीजिए गर्मी का समय है, अगर
उसे पानी नहीं मिला तो वो क्या करेगा, इसलिए वो अपना वाटर बचा के रखता है, रिजर्व करके रखता है। और ये जो स्टोमाटा आप देख रहे हैं डायग्राम में, मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये स्टोमाटा क्या करता है, अगर वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना, तो एट द सेम पॉइंट वो वाटर लॉस भी करवाता है, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो इसके लिए क्या करता है प्लांट, तो प्लांट क्या करता है, क्लोज द पोर्स दैट इज नॉट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या करता है, पोर्स जो होता है स्टोमाटा का, उसको क्लोज कर देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ इज अ फंक्शनिंग ऑफ द गार्ड सेल। तो ये जो ओपनिंग है स्टोमाटा का, खुलना बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये कौन मैनेज करता है, गार्ड सेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो इसको कौन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कर रहा है, ये गार्ड कर रहा है कि कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है, तो कौन हेल्प करता है, गार्ड सेल। इजीली याद हो जाएगा। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब यहाँ पे दिया हुआ जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेल मतलब फूल जाना, स्वेल हो जाते हैं जब पानी उनमें जाता है, ठीक है। कॉजिंग द स्टोमाटा पोर्स टू ओपन। जब पानी जाता है तो स्टोमाटा पोर्स खुल जाते हैं। खुलने में कौन हेल्प कर रहा है, गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल स्वेल्स, जिसकी वजह से स्टोमाटा का पोर्स ओपन होता है। यहाँ पे स्टोमाटा स्वेल नहीं हो रहा है, गार्ड सेल स्वेल हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोमाटा खुल रहा है, स्टोमाटा का पोर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ ये किसके लिए था, स्टोमाटा जब, सॉरी, गार्ड सेल जब स्वेल हो रहा है उसके बारे में बात किया गया है, तब स्टोमाटा ओपन होता है, ठीक है। स्टोमाटा पोर्स टू ओपन, जब गार्ड सेल स्वेल हुआ तो स्टोमाटा ओपन हो गया। सिमिलरली द प्रोसेस क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर उसी तरह जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा अगर गार्ड सेल श्रिंक हो गया, अगर गार्ड सेल सिकुड़ गया तो स्टोमाटा पोर बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये है स्टोमाटा, ये है क्लोज वाला स्टोमाटा का बात किया है, ये सॉरी ये ओपन है और ये क्लोज स्टोमाटा है, स्टोमाटा का पोर। ये देखिए ये जो आपको इस शेप में दिख रहा है बेन लाइक शेप्ड, ये है गार्ड सेल, ठीक है। ये दोनों गार्ड सेल है। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें वाटर आया है, वाटर एंटर किया तो क्या हो गया, ये अलग हो गया, दूर चला गया, मीन्स स्वेल हो गया, ठीक है, स्वेल हो गया। तो गार्ड सेल यहाँ पे ओपन हुआ, गार्ड सेल ओपन हुआ इन द सेंस ये दूर गया एक दूसरे से, तो ये स्टोमाटा ओपन हो गया। और ये जो बीच में है आपको ये जो दिख रहा है ये है स्टोमाटल पोर। और ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, मैंने आपको पहले बताया ग्रीन कलर क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सेम थिंग यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा गार्ड सेल है, ठीक है, ये है गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल है। और ये जो बीच में है ये स्टोमाटल पोर है, पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गार्ड सेल दोनों एक दूसरे से आके चिपक गए हैं, मतलब सिकुड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा फूले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्वेल हो गया, यहाँ पे सिकुड़ गए हैं, तो यहाँ पे गार्ड सेल क्लोज हो गया, मीन्स टोमाटा पोर क्लोज हो गया और गार्ड सेल सिकुड़ गया है। यहाँ पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, ये देखिए। आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आई हो। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये तो मैंने आपको बता दिया। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ द फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। द गार्ड सेल swells when water flows into them and closing the stomata pore to open. Similarly the pore closes if the guard cell shrinks. तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा एक्टिविटी दिया है, देखिए आई होप इस एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम मैं बताना भूल गई थी, ये डायग्राम देखिए आप पहले। ये डायग्राम है बिफोर, मीन्स जब तक हमने पहले अगर लीफ को हम देखिए जब हमने इस प्लांट को लिया 3 दिन तक इसे रूम में रखा, इसका ये स्टार्च यूटिलाइज किया, फिर सनलाइट में रखा, तब तक ये पत्ता कुछ ऐसा दिख रहा था,
मीन्स कहीं कहीं ग्रीन थे, कहीं येलोइश हो गए थे। मीन्स जहाँ ग्रीन थे वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो पत्ता जिंदा रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च है। तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सारे जो कलर्स हैं वो स्टार्च की वजह से ग्रीन है। और यहाँ पे देखिए आफ्टर स्टार्च टेस्ट, और जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया तब ये ब्लू हो गए। ये ब्लू भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। जो ये ब्लू पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, लेट मी यूज अनदर कलर। हाँ, देखिए जितने भी आपको ब्लू पार्ट्स दिख रहे हैं मीन्स यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्च टेस्ट। इससे हमने पता कर लिया कि लीफ में कहाँ कहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। देखिए, ए बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट के पहले कुछ ऐसा था, हमें दिख रहा था, मीन्स हल्का हल्का हमें पता चल रहा था कि हाँ स्टार्च यहाँ यहाँ है, बिकॉज कलर ग्रीन रह गया। मीन्स क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है मीन्स उसे स्टार्च प्रेजेंट होगा ही, एनर्जी है अभी बिलीफ में। और जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या हुआ लीफ में, तो इट टर्न्स टू ब्लू कलर। ठीक है, वेयर स्टार्च इज प्रेजेंट, जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था वहाँ पे ब्लू कलर हो गया। ठीक, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ। कहाँ गया हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी? एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। हम्म, हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 6.2, टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली सेम साइज। अब इसमें दिया हुआ है दो हेल्दी प्लांट लीजिए जो सेम साइज के हों। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। अब इसमें भी आपको 3 days के लिए रखने कहा गया है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है 3 दिन रखना क्यों है। 3 दिन में क्या करेगा, अपना सारा स्टार्च यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो 3 दिन इसको डार्क रूम में छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे डार्क रूम का भी एक सेंस है। अगर आप इसे लाइट वाले रूम में रखोगे तो जो आपका ट्यूबलाइट या फिर कोई बल्ब है तो उससे ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हमारा मेन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम पहले प्लांट का सारा स्टार्च यूटिलाइज करें। तो इससे क्या होगा, डार्क रूम में इसे लाइट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसे एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो ये है डार्क रूम में रखने का मीन्स, क्या बोलेंगे, रिजल्ट क्यों रखा जाता है डार्क रूम में, उसका आंसर। और 3 days में वो अपना स्टार्च ऑलमोस्ट यूटिलाइज कर ही लेगा। नाउ प्लेस द ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब दोनों प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट में रख दीजिए अलग से। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए। ठीक है, बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, प्लांट की एक साइड में। मीन्स एक, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, दो प्लांट लिया, ये पहला ये दूसरा। पहले इस प्लांट को डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए, उसके बाद इसे एक वॉश प्लेट में रखा, उसके बाद फिर इसमें ये रहा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा बाय द साइड ऑफ द वन प्लांट। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ किया, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारे CO2 को यूज़ कर लेगा। तो एक में हमने रख दिया, उसके बाद क्या किया, देखिए उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, कवर बोथ प्लेट विथ सेपरेट बेल जार। अब हमें फिगर में दिया हुआ है कि उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया और दोनों प्लांट को ढक दिया। यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स वैसलीन इसलिए यूज़ किया गया ताकि इस कंटेनर को, इस बेल जार को आप
पूरी तरह से एयर टाइट बना दे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बेस में वैसलीन लगाने के लिए कहा है ताकि ये एयर टाइट बन जाए, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन CO2 को निकालना है। ठीक है, अब आगे, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब इन प्लांट को सनलाइट में रख दीजिए 2 घंटे के लिए। ठीक, आगे, plug the leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity। तो अब यहाँ पे एक पत्ता लीजिए और उसमें हम लोग चेक करेंगे स्टार्च है कि नहीं, जैसे कि हमने पहले भी एक्टिविटी में किया था। जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था और येलो कलर में स्टार्च एब्सेंट था। डू डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? अब यहाँ पे बोला है कि हमने इन दोनों पत्तों में क्या सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च ऑब्जर्व किया। अब ऑफ कोर्स इस वाले जार में हमने क्या किया, CO2 पूरा यूटिलाइज कर लिया, बट इस वाले प्लांट में कुछ ना कुछ CO2 बचा होगा क्योंकि हमने उसे ज़बरदस्ती पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से नहीं निकाला। तो इसमें सम अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे तो हम लोग इतना पता कर ही सकते हैं कि हाँ, इसमें स्टार्च होने का चांसेस कम है एज कम्पेयर टू इट। तो अब देखिए, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे स्टार्च की भी बात की गई और फिर सनलाइट की बात की गई। So far we have talked about two auto drop meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो ड्रॉप अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट लेते हैं बट उन्हें अदर रॉ मटेरियल चाहिए होता है बॉडी बिल्डअप करने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन up from the soil by the root in terrestrial plant। जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस में, सॉरी, वाटर जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। अब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो सॉइल में जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे सनलाइट एब्जॉर्ब करता है लीफ तो वैसे वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। वो कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो इससे रूट का भी इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, लीफ का, रूट का, सबका इंपॉर्टेंस है प्लांट में। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron and manganese are taken up from the soil। और सॉइल में आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, ये सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होते हैं। सिर्फ ग्लूकोज से प्लांट का काम नहीं चलता, उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज भी चाहिए होते हैं। अगर इन सब की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स में बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, मीन्स लीफ फॉल हो जाते हैं, जल्दी पेड़ मरने लगते हैं, अपना लाइफ स्पैन तक नहीं जी पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको दिया होगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि NCERT लेके बैठे ताकि मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे पता चल गया नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंड सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स ऑल्सो। तो अभी आपको बस नाइट्रोजन के बारे में पूछा, आई होप कि आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि आपको बाकी सारे मिनरल्स के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया बट नाइट्रोजन का बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे आ गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हम लोग नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में अगर ले तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेंगे। अब नाइट्रेट्स देखिए, नाइट्रेट्स होता है NO3-, आई होप आई एम राइट, नाइट्राइट्स, हाँ NO3-। नाइट्राइट्स होता है NO3-, और नाइट्रेट्स होता है NO3-, और नाइट्राइट्स होता है NO2-। तो ये जो नाइट्रोजन हम लोग ले रहे हैं वो इस फॉर्म में भी हम यूटिलाइज करते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सकें। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी लिया जाता है जो बैक्टीरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का बात है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड इन इट्स एनवायरनमेंट। तो हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं उन सबका अपना एक अडेप्टेशन है। मीन्स पोलर बियर है, तो पोलर बियर को अगर आप डेजर्ट पे रख के आ जाओगे तो वो नहीं जी पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो उनका एक अलग एडेप्टेशन है कि वो कोल्ड रीजन में ही रहना पसंद करते हैं। कैमल है, वो अपना एडेप्टेशन कैसे बनाए हुए हैं ताकि वो डिजर्ट में भी रह लें, उनके पास ऐसा एडेप्टेशन है, वो रह सकते। तो इस लाइन का मतलब यही है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इन्वायरमेंट है, वो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। The form of nutrient differ depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by the organism. तो यहाँ पे बोला है कि जो न्यूट्रिएंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट जो मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का क्या टाइप है, एबिलिटी क्या है, और एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसे कैसे ले रहा है। जैसे हाँ, प्लांट के बारे में क्या है, प्लांट अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, और हम सब ह्यूमन बींग और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट जो बनाती है उसे खाते हैं। या तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, नहीं तो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। तो बस हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उन्हीं का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग चेंज करके अपने तरीके से खाते हैं, वो अलग है। बट वी आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया, वट एवर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स स्टेबल। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे स्टेबल सच एज ग्रास। ग्रास मूवमेंट तो करेगा नहीं, तो वो स्टेशनरी है, स्टेबल है। और मोबाइल सच एज डियर। मोबाइल्स मीन्स मूवमेंट, मोबाइल मीन्स मूवमेंट। ठीक है, स्टेशनरी मतलब स्टेबल, मोबाइल मीन्स मूवमेंट, मोशन। Would allow for difference in how the food is asserted and what is the nutritive apparatus used by the cow or a lion. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन। तो आप अगर देखो, पहले बात करते, देखिए ग्रास से बात करते, फूड चेन में स्टार्ट तो ग्रास से ही होता है, क्योंकि फर्स्ट तो वही है हमारा प्राइमरी सोर्स। अगर कोई डियर ग्रास खा रहा है तो मीन्स उसको उतना ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रास खा रहा है। ग्रास क्या है, अपना एनर्जी तो यूज़ नहीं किया, वो खुद से खाना बनाया है, अपने बनाया है, और वो डायरेक्ट किसको दे रहा है, डियर खा रहा है उसको, तो डियर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगा। उसके बाद वही डियर को लायन खाएगा। मीन्स डियर पहले से कहीं से एनर्जी लिया है, और अब डियर क्या है, डियर तो चलते फिरते रहेगा, वो अपने खाने के लिए भटकेगा। मोबाइल है, तो वो क्या करेगा, उसका एनर्जी वेस्ट होगा, मीन्स डियर का एनर्जी कम हो जाएगा। अब अगर उसको लायन खाएगा तो लायन के पास क्या उतना एनर्जी आएगा जितना डियर प्लांट से लिया था, नहीं आ पाएगा। तो यही यहाँ पे बताया है इस, आई थिंक इस पैराग्राफ में यही मतलब है कि डिपेंड करता है कि वो फूड कैसे ले रहे हैं। देखिए, वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सीड, मीन्स फूड कैसे लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको काव दिया है, मीन्स काव अगर प्लांट को खा रहा है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, पर अगर वही काव, मीन्स काव को ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, पर अगर लायन उसी काव को खाएगा तो उसको कम एनर्जी मिलेगा, बिकॉज काव क्या है, घूमने फिरने वाला है, उसका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, वो यूटिलाइज जितना किया था वो सारा वेस्ट कर देगा, और लायन उसको खाएगा तो उसको और कम एनर्जी मिलेगा। तो यही फूड चेन में भी हम यही होता है कि नीचे से ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे हमारा एनर्जी घटेगा। सेम यहाँ पे भी वही बात किया गया है कि उस पर डिपेंड करता है कि फूड वो कैसे ले रहा है। मीन्स अगर देखा जाए, पहले ग्रास को लेते हैं हम लोग। ग्रास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अपना खाना खुद बना रहा है, खुद पे डिपेंडेंट है, किसी का सहारा नहीं लेना है इसको। उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा, डियर आएगा। उससे स्ट्रांग कौन, उसके बाद स्ट्रांग कौन है, डियर। और सबसे कमज़ोर कौन है, लायन। ठीक है, बस इसमें इतना था। अब आगे बढ़ते हैं।
there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे रेंज के स्ट्रैटर्जी हैं जिसकी वजह से फूड को लिया जाता है, यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट. अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फंगी. ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. आप अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाइए, आपको बहुत यूज़फुल लगेगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप बस इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ लें, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है. इससे आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को पहले बाहर ही तोड़ लेते हैं, उसके बाद अपने बॉडी में लेते हैं. यहाँ पे देखिए फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड. फंगी जिसमें ब्रेड मोल्ड मीन्स ब्रेड में जो बहुत दिन के बाद जो फंगस लग जाता है उसको कहते हैं फंगी ब्रेड मोल्ड. ठीक है, ईस्ट ईस्ट भी वैसा ही होता है. और मशरूम का बात किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ अदर ऑर्गेनिज्म अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनटू देयर बॉडी. अब अदर्स का बात हुआ है जिसमें ह्यूमन बीइंग तो आ ही जाएंगे. हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. अब ऐसा तो नहीं है हम कार्बोहाइड्रेट को अपने शरीर के बाहर ही ग्लूकोज में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, फिर उसको लेते हैं. ऐसा तो नहीं करते हम. अगर हम सिंपल प्रोटीन भी ले रहे हैं तो हम मीन्स अगर मिल्क ही ले रहे हैं तो हम लोग मिल्क लेते हैं डायरेक्ट, अंदर जाके वो प्रोसेस होके चेंज होता है प्रोटीन में और फिर डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो इसमें दिया हुआ है कि होल मटेरियल को हम लोग अंदर ही तोड़ते हैं अपने बॉडी में. व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग. तो ये ह्यूमन बींग की बात किया गया है, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं ह्यूमन बींग. ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि हम वो हमारे बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड है कि हम लोग फूड को कैसे ले रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. देन some other organism derive nutrient from plant or animal without killing them. अब यहाँ पे देखिए कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, हाँ अपना खाना तो लेते हैं पर एनिमल को या फिर प्लांट को नहीं मारते, बिना मारे उनसे अपना खाना ले लेते हैं. अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रास को अगर खा रहा था डियर तो क्या कर रहा था, ग्रास को खा जा रहा था मीन्स उसका डेथ तो हो ही रहा था. अब वो वापस तो जिंदा होगा नहीं, तो ग्रास को खा रहा था मीन्स मार रहा था. बट यहाँ पे कोई कोई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूट्रिशन तो लेते हैं प्लांट और एनिमल से पर उनको मारते नहीं हैं. तो यहाँ पे देखिए इसमें एग्जांपल ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट कर देती हूँ. देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. स्ट्रेटजी यूज, इसको पैरासाइटिक कहते हैं. पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक क्यूकोस्टा, अमरवेल, ऑर्चिड, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवर्म. देखिए टैपवर्म आपको सॉइल में मिलते हैं, तो क्या करता है टैपवर्म, सॉइल के फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है. तो टैपवर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन भी वो अपना सॉइल से ले रहा है. ठीक है, बट उसको हार्म नहीं कर रहा है, तो ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका बात हो रहा है लाइस का. लाइस मीन्स जू होता है, तो ये क्या करता है हमारे बॉडी से मीन्स अगर हेयर में हो जाता है तो क्या करता है हमारे बॉडी से ब्लड लेता है, पर हमें किल नहीं करता, बट फिर भी ब्लड तो ले रहा है ना, हार्मफुल तो है ही. ठीक है, और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप दो चार एग्जांपल याद कर लीजिए बस. देन अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है. सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो हाँ कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने
बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और हम सब ह्यूमन बींग क्या करते हैं, फूड को ले लेते हैं, उसके बाद उसको अंदर में ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बात हुआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड पूरे सरफेस से लिया जा सकता है, कहीं से भी ले लेते हैं। उनका एक पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमन बींग में क्या है, ह्यूमन बींग एनिमल्स में माउथ है, हम लोग खाना वहीं से अंदर ले सकते हैं, और कोई दूसरा तो सोर्स नहीं है फूड इनटेक का। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उनके पास एक ही सेल होता है, तो वो अपना फूड पूरे बॉडी के सरफेस से ले सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगा इंक्रीजेज में, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे बोला है कि कॉम्प्लेक्स कब होता है कोई भी चीज़, जब मिक्सअप हो जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब ह्यूमन बॉडी में क्या है, हमारे अंदर अलग अलग है, रेस्पिरेशन के अलग सिस्टम है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं जिससे स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, कोई एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करता। देन हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा अपना फूड एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन से लेता है। अमीबा टेक्स इट फूड टेम्परली मीन्स टेम्परली लेता है finger like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। देखिए अमीबा क्या करता है, आपको मैं डायग्राम में बता रही हूँ। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। मिनट, देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन अमीबा का बात किया गया, ये आपको अमीबा दिया हुआ है, ये है हमारा अमीबा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये फूड पार्टिकल। अब इस अमीबा में न्यूक्लियस भी दिया हुआ है। ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, न्यूक्लियस तो सब में रहेगा। अमीबा में भी न्यूक्लियस है। तो जब अमीबा के आसपास फूड पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। मीन्स वो, जैसे देखिए ये था फूड पार्टिकल हमारा, तो वो क्या करता है, अपने आसपास एक होल बना लेता है, एक्सटेंशन बना लेता है। फिंगर लाइक एक्सटेंशन मीन्स, फिंगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है, माउथ की तरह ओपन होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे अमीबा अपना एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना रहा है। देखिए फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, टेम्पररी होता है। मीन्स बस आप ह्यूमन बॉडी से एक बार रिलेट करके देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास खाना होता है, हम उसे उंगली से उठाते हैं, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया। उसके बाद क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, वो टेम्पररी होता है। वहाँ से तो हमारा खाना पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे अपने बॉडी में माउथ में क्रश करते हैं, देन फिर अंदर लेते हैं। ऐसे अमीबा का आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये याद कर लीजिएगा। देन उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। मीन्स जैसे हमारा माउथ होता है ना, खाना डालने के बाद हम बंद कर लेते हैं, उसी तरह वो भी अमीबा भी फूड वैक्यूल को क्लोज कर देता है, मीन्स स्यूडोपोडिया को क्लोज कर देता है। उसके बाद फूड वैक्यूल बनाया, अब उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल चला गया। अब क्या होगा, अब इस फूड वैक्यूल को पूरी तरह से क्लोज कर देगा, तो यहाँ पे जो फूड था वो अमीबा के अंदर चला जाएगा। तो ये अमीबा का प्रोसेस, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें मेन आपको याद करना है कि अमीबा का पहले क्या होता है, फिंगर लाइक टेम्पररी एक एक्सटेंशन बनाता है जहाँ से वो उसके बाद फिर उसमें फूड ले लेता है। देन फिर वो फूल वैक्यूल बनाता है लाइक आवर माउथ, एंड देन इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू। उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है सिंपल में, विच देन डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसके बाद वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। पूछेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में होता है। क्लास 9th में आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है,
उससे आपको याद होगा कि न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो वहाँ पे वो सारा साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है फूड पार्टिकल। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ मूव्ड टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बॉडी में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे क्या जो भी खाना खाता है, जीवित है, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, अमीबा, कुछ भी, तो सब अगर फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, मीन्स अनवांटेड प्रोडक्ट। तो उसको क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको ये मूव कर देते हैं सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। सरफेस पे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही हट जाता है। देन इन पैरामीशियम, अब हम लोग पैरामीशियम का बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। In the cell has a definite shape and food is taken at a specific spot। अब यहाँ पे बोला पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग एक डेफिनाइट शेप होता है जिससे फूड एंटर होता है, ठीक है, इज टेकन एट इन एन स्पेसिफिक स्पॉट। और फूड फिर क्या होता है, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जो पूरा एक सरफेस सेल का कवर कर देता है। आपकी बुक में पैरामीशियम का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप अपना 9th का देखोगे उसमें पैरामीशियम था। पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, बस इसी तरह का होता है। और यहाँ पे आपको एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे फूड एंटर करता है, ये हो गया आपका पैरामीशियम। और यहाँ पे सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है, और सीलिया यहाँ पे किस में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और यहाँ पे फूड मूव करता है सीलिया पे, ये है सीलिया जो पूरे पैरामीशियम की सरफेस से कवर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट का टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। इसे तब तक अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।